जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 81। आज का लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 1-2 दिन शायद मैं बैठ के पढ़ाऊँ। तो कल हमने कवर किया था टॉपिक एथिकल डिसीजन मेकिंग में 2 मॉडल हैं जिनको हमने स्टडी करना है। एक टकर 5 क्वेश्चन मॉडल और दूसरा अमेरिकन काउंटिंग एसोसिएशन मॉडल। कल हमने टकर मॉडल पढ़ा था, उसका क्लास में कल मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। होम असाइनमेंट में आपको 3 केस स्टडीज दी थी। कितने स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट किया, जरा हाथ उठा के बताइए। शाबाश। क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 इन केस स्टडी को हम डिस्कस करते हैं आज क्लास में, जो कल होम असाइनमेंट में आपको दी थी। लेंथी केस स्टडीज है, लेकिन मेरा ख्याल है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ऐसा ही है? कोई बड़ी प्रॉब्लम अगर आई तो बताइए। क्वेश्चंस का आंसर आपको पता चल रहा था क्या है? सॉल्यूशन के साथ मैच भी हो रहा था। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखिए। रिक्वायरमेंट में क्लियरली क्या बता रहा है कि आपने कौन सा मॉडल अप्लाई करना है। इससे हमें आसानी हो गई। अप्लाई द टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल ऑन द अबव सिनेरियो। तो पढ़ते हैं इसको। अच्छा मुझे बताइए, एग्जाम में हमने इसको पढ़ते हुए साथ साथ क्वेश्चंस का आंसर देते जाना है कि पहले सारी केस स्टडी पढ़नी है, बाद में आंसर देना स्टार्ट करना है? पहले सारी केस स्टडी पढ़नी है, उसके बाद आंसर देना है। क्योंकि बाज़ औक़ात किसी क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं है कि तरतीब से आपको मिलेगा। हो सकता है किसी का पहले मिल जाए, किसी का बाद में मिल जाए। किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो पहले आपने सारा पढ़ना है, अंडरलाइनिंग उधर करते हैं जो अहम चीज़ें हैं। अटेम्प्ट करना आपने बाद में स्टार्ट करना, ये अहम चीज़ है। हर क्वेश्चन में मैसे ही करते हैं। अर्बन होटल लिमिटेड इज ए लीडिंग नेम इन दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। अच्छा सबसे पहले टकर 5 क्वेश्चन मॉडल जैसे एग्जाम में मैंने देखा, मेरे जहन में 5 क्वेश्चन आ जाने चाहिए। क्या हमें पता है टकर के 5 क्वेश्चन कौन कौन से? प्रॉफिटेबल, लीगल, फेयर, राइट, सस्टेनेबल। बस ये 5 अल्फाज याद करने हैं, टकर 5 क्वेश्चन हो गया। लीडिंग नेम इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, यूएच रिसेंटली डेवलप्ड एग्जेक्टिव सूट्स एडवर्टाइज्ड एट ₹36,000 पर नाइट। ठीक है, सूट्स का मतलब वो कमरे, उन्होंने लग्जरी रूम्स बनाए हैं। होटल इंडस्ट्री है कोई, उन्होंने लग्जरी, जिसमें रेट क्या है 36,000 पर नाइट। कोई 5 स्टार होटल लग रहा है। Unfortunately, even after adequate marketing and high levels of comfort, the new rooms are rarely booked. अच्छी एडवर्टीजमेंट की है, कंफर्ट भी ज्यादा, लेकिन फिर भी बुकिंग नहीं आ रही, कस्टमर नहीं आ रहा। The management is concerned that the standard rooms are more profitable and the new suites are taking up space and becoming a liability. मैंने कहा नया प्रोजेक्ट तो फ्लॉप हो गया, जो बड़े बड़े रूम हमने बना दिए, कोई आके रह नहीं रहा। Therefore, the CEO being authorized to do so decides to offer these suites at a reduced rate of, स्वीट जो है वो रिड्यूस रेट पे है 18,000 पर नाइट। 50% उसे प्राइस कम कर दी स्वीट की। His decision is communicated to the concerned staff for implementation. अच्छा क्या प्राइस रिड्यूस करने में कोई एथिकल इशू है? कोई एथिकल, क्योंकि उसने साथ में मेंशन भी कर दिया, भाई उसकी अथॉरिटी भी थी। अगर वो इस तरह की बात मेंशन करता है ना, उसकी अथॉरिटी नहीं थी, फिर हम कहते हैं ये तो अनएथिकल चीज है, एक चीज की आपकी अथॉरिटी नहीं है और आप कर रहे हैं, इसमें कोई एथिकल इशू नहीं। His decision is communicated to the concerned staff for implementation. However, whilst completing the extra booking resulting from the reduced rate, the data entry staff earnestly entered the cost as ₹28,000, which remained unnoticed for 3 days. यानी 18,000 की बजाय गलती से पंच क्या हो गया, 1 की बजाय 2 हो गया, और जो बुकिंग होती रही वो किस रेट पे होती रही गलती से? 28,000। ड्यूरिंग दीज 3 डेज, यानी ये जब तक ये एरर रहा, 3 दिन एरर रहा, 118 नाइट्स वर बुक्ड। 118 नाइट्स बुक हुई थी। होटल इंडस्ट्री में प्रैक्टिस यही होती है, वो जब रूम ऑक्यूपेंसी कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटी अपनी कैलकुलेट करते हैं, तो वो पर नाइट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। The matter was presented to the CEO who finally decided. CEO को मैटर प्रेजेंट किया गया कि भैया हमने तो 18,000 के हिसाब से बिलिंग करनी थी, 18,000 के हिसाब से,
18,000 किसके हिसाब से कर दी बिलिंग? हमने तो 18 की बजाय 28,000 के लिहाज से बिलिंग कर दी। तो सीईओ ने क्या कहा? उसने कहा प्रमोशनल स्टैंड्स विल बी प्लेस्ड एट द बुकिंग काउंटर शोइंग ओरिजिनल रिड्यूस्ड प्राइस एज ₹18,000 विदाउट मेंशनिंग एन इफेक्टिव डेट। उसने कहा ऐसा करो 18,000 का बोर्ड तो लगा दो, डेट मेंशन ना करो। डेट मेंशन की तो जो कस्टमर इन 3 दिनों में स्टे किया है उन्हें पता चल जाएगा कि हमें हाई चार्ज किया गया है। ठीक है। In order to avoid possible negative reaction from guests who had booked during the, अच्छा वैसे क्या प्रमोशनल स्टैंड लगाने का फैसला उसका ठीक है? ये ठीक है। उसने किया क्या? उसने एक हिसाब से ये ठीक किया कि फ्यूचर में अब कस्टमर को भी पता हो कि रिड्यूस रेट क्या है, ताकि हमारे स्टाफ अगर गलती करे कस्टमर को पता वो उसको पकड़ ले। फ्यूचर में उसने ये काम तो ठीक किया, गलती अगर ना हो उसके लिए उसने स्टैंड का लगवा दे। लेकिन अब मसला यह है कि फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम खत्म होगी क्या? पास्ट में जो प्रॉब्लम है उसका भी कुछ करना है, उसका उसने इस स्टेप में कुछ नहीं किया। अगर वो डेट लिख देता तो वो मसला भी हल हो जाता। कैसे हल हो जाता? लेकिन अपनी गलती मानना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इससे नेगेटिव इमेज भी आपका इफेक्ट हो सकता है नेगेटिवली। हम गलती नहीं मानी लेकिन ये कह दिया कि अब रिड्यूस रेट ये होगा ताकि फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। In order to avoid possible negative reaction from guests who had booked during the first 3 days and were yet to check out. अच्छा, अब वो कस्टमर भी दो तरह के हैं। ये 118 जो उसने बोला ना, इसमें दो कस्टमर, कुछ ऐसे हैं जो कि अभी भी रह रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 1-2 दिन स्टे किया चले गए। जो अभी भी रह रहे हैं वो तो अलर्ट हो जाएंगे ना देख के नोटिस। वो फौरी तौर पे जैसे आप कोई चीज बाय करते हैं, फौरी तौर पे उसके अगले ही दिन अगर डिस्काउंट ऑफर हो जाए, आपके ज़हन में पहला ख्याल क्या आता है? यार गलती कर दी, जल्दी ले लिए। दूसरा ख्याल क्या आता है? भाई हम भी डिस्काउंट में वो ट्राई करके देखते हैं। कस्टमर के ज़हन में भी आएगा। नेगेटिव रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए had booked during the first 3 days and were yet to check out, the error would be corrected with retrospective effect in their bills. उनके बिल में उनका पुराना यानी पिछले जब से उन्होंने स्टे शुरू किया है, यानी ये जो डिस्काउंट है उनको भी मिल जाएगा। ये भी उसने पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया, एरर है, लेकिन जो रह रहे हैं उनको उसने एडजस्टमेंट कर दी। तो चले ये भी ठीक कर लिया, भाई फ्यूचर के लिए भी ओके हो गया। जो स्टे कर रहे थे उनका बिल ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो गया। प्रॉब्लम कहां रह गई? बाकी वो जो छोड़ के जा चुके हैं। This was applied to 48 out of the total of 180 nights booked during the first 3 days. इसका मतलब है बाकी कितने रह गए? लगभग 70। Any guest who had booked and left would not be refunded the excess charges. जो आए, स्टे किया, एक्स्ट्रा अमाउंट पे की और चले गए, उन्हें रिफंड नहीं किया जाएगा। This was applicable to 70 out of the total 18 booked during the first 3 days. और any replies by hotel staff to request by customer for clarification on this matter will not mention the issue is an error. वो कह रहा है अगर कोई होटल स्टाफ से क्वेरी पूछता है, ठीक है, कि भाई हमने तो क्वेरी क्या हो सकती है? हमने तो 28,000 के लिहाज से स्टे किया था जब हमारा एग्री हुआ था, अब आपने अचानक से 18,000 का बिल कर दिया, ये कैसे किया? तो वो ये नहीं कहेंगे कि हमसे गलती हुई थी 28,000 की। क्या कहेंगे? वह हमने आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया, आपको अपना कस्टमर बनाने वाली बात की है, लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बिल्ड की है, इस तरह की बात अमूमी तौर पे ऐसी बात की जाती है ना। अगर गलती हो भी जाए, उसने उसको मार्केटिंग स्टंट में कन्वर्ट कर दिया। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीईओ ने ठीक किया, लेकिन अब एथिक्स के बगैर देखें, अगर एथिक्स को साथ में लाएं तो इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। क्या दो प्रॉब्लम्स हैं एथिक्स की? हाँ जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है। पहली प्रॉब्लम कि जो गेस्ट चले गए हैं उनको एक्स्ट्रा चार्जिंग हो गई है और वो वापस नहीं की जा रही, बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? एरर को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, गलती तस्लीम नहीं की जा रही।
क्या गलती को तस्लीम कर लेना चाहिए गलती हो जाए तो? ऐसा नहीं होता, लेकिन कंपनी की रेपुटेशन इफेक्ट होती है। अब स्टेप बाय स्टेप, अब इसमें वो डिसीजन क्या है मुझे ये बताइए जिसको हमने वैल्यूएट करना है। कौन सी चीज है जिसको हमने कहना है इज इट लीगल? इट क्या है? इज इट प्रॉफिटेबल? इज इट राइट? फेयर? वो क्या चीज है? कौन सा डिसीजन? सीईओ का कौन सा डिसीजन? पैसे वापस ना देने वाला। ये ज्यादा है, ये भी एडिसेंट है लेकिन ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन सा है? ये कि फैसला किया जा रहा है पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। इज इट प्रॉफिटेबल? कैसे प्रॉफिटेबल? रेवेन्यू बढ़ गया है, अगर एथिकली बिहेव करते हैं तो आपको वापस करना पड़ेगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा। इज इट लीगल? अगर तो जब बुकिंग हुई उस वक्त बुकिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, बुकिंग फॉर्म है, उस पर 18,000 लिखा, बाद में 28,000 चार्ज किया, ये इलीगल है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो आपका लीगल डॉक्यूमेंट होती है। और अगर जिस वक्त बुकिंग हुई उस वक्त ही गलती से उसके ऊपर 28,000 लिख दिया, कस्टमर ने कहा ठीक है, फिर लेगा। हाँ जी, यहां पे गैस करें क्या हुआ? फॉर्म में ही 28,000 लिखा है, फॉर्म में ही 28,000 पंच हुआ। ये नहीं कहा कि एग्री 28 किया था, बिलिंग के वक्त 18,000 एंटर, वो तो फिर इलीगल हो जाता। तो ये लीगल है, आगे रीजन भी लिख देंगे। इज इट प्रॉफिटेबल हो गया, इज इट लीगल हो गया। नेक्स्ट वन, इज इट फेयर? क्या ये फेयर है? किसके साथ फेयर नहीं है? कस्टमर के साथ। नो, नॉट फेयर। इसमें कोई और स्टेक होल्डर मेंशन नहीं किया उसने, हमें भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉइज वगैरह के वो इररिलेवेंट है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो अदर स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट कर रही हो, हमारे सप्लायर को, हमारे एम्प्लॉइज को, कम्युनिटी को, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं। सिर्फ एक शेयर होल्डर्स के अलावा सिर्फ एक पार्टी इस डिसीजन से इफेक्ट हो रही है, वो कस्टमर। क्या कस्टमर के साथ फेयर है? नहीं है। प्रॉफिटेबल भी है, लीगल भी है, फेयर नहीं है। इज इट राइट? क्या राइट है? आपका ज़मीर इजाजत देता है इस चीज की कि गलती होगी और आपने उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे और वापस भी नहीं कर रहे पैसे? नहीं। हाँ, ये क्या बिल्कुल रिड्यूस रेट की वजह से बुकिंग एक्स्ट्रा हुई है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 36 से 28 भी तो रिड्यूस है। अब मेरे ज़हन में भी ये सवाल पैदा हुआ कि वो कस्टमर जो इनकी एडवर्टीजमेंट देख के आया होगा, एडवर्टीजमेंट के ऊपर इन्होंने 18,000 भी शायद लिखा होगा, उसको उससे पता चल जाना चाहिए था। लेकिन फिर मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि उन्होंने ये तो कहा होगा रेट्स रिड्यूस हो गए हैं, लेकिन शायद 18,000 मेंशन नहीं की होगी अमाउंट, वरना तो वो जो कस्टमर जो चला गया है ना, वो भी उधर ही पकड़ देता उनको, भाई आपने अनाउंसमेंट 18,000 की थी, बिल 28 का बना दिया, मैं आपको ज्यादा क्यों पे करूं? हाँ जी, लेकिन वो उन्होंने एडवर्टीजमेंट उसका जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन शायद वो एडवर्टीजमेंट उन्होंने रेट कंफर्म नहीं किया होगा जी। तो इज इट प्रॉफिटेबल? यस। इज इट लीगल? यस। इज इट फेयर? नो। इज इट राइट? नो। और लास्ट क्या था? इज इट सस्टेनेबल? सस्टेनेबल भी प्रैक्टिस नहीं है, गलती है ना, जाहिर है, तो खत्म हो गया। लॉन्ग टर्म में तो आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन क्या होगा आपका? क्या करना? अभी ये आपने 5 क्वेश्चंस ले लिए, इसके बाद एंड में कंक्लूजन बताइए क्या हो, क्या करना चाहिए? कस्टमर को रिफंड कर देना चाहिए, जिन कस्टमर को एक्स्ट्रा चार्ज किया और वो जा चुके हैं, रिफंड कर देना चाहिए और अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपको मैंने कल आपको याद है वो छोटी सी एग्जांपल दी थी, वो चॉकलेट बनाने वाली कंपनी की। उस एग्जांपल के बाद आपके जहन में उस कंपनी का इमेज पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव?
क्यों? उसमें एक ये चीज भी तो थी कि उनके प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो प्लास्टिक उनके बैच के अंदर आ गया। प्रॉब्लम भी तो इंडिकेट हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अल्टीमेट आपके जहन में इमेज पॉजिटिव ही पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको छुपाने की कोशिश नहीं की, उसको एक्सेप्ट किया, काउंटर एक्शन लिया। तो जब गलती हो जाए, कंपनीज ये समझती है और अक्सर लोग भी ये समझते हैं कि हम गलती को एक्सेप्ट करेंगे ना हमारी बदनामी हो जाएगी, लोग समझेंगे हम इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, गलती करते हैं। भाई ये अंडरस्टूड है, दुनिया में इस वक्त जो भी इंसान मौजूद है, हर इंसान गलती करता है, नेचुरल है ना, इंसान खता का पुतला है, इसलिए कहा जाता है। तो हर बंदा गलती, कोई माने या ना माने, तो गलती को मान करने में प्रॉब्लम नहीं है, गलती करके उसके ऊपर कायम रहना ये प्रॉब्लम है। तो कंपनी यही कर रही है, हम उसको क्या रिकमेंड करें? अब एक तो वापस कर दे पैसे और दूसरा एक्सेप्ट कर ले, ये एरर था। जाहिर है लोगों को वापस करेंगे, बताना पड़ेगा क्यों वापस कर रहे हैं। हाँ जी, कम्युनिकेट कर दें, बड़ा फैसला क्या, बड़ा रिफंड करें, फिर उसके बाद छोटे लेवल पे आप ये भी सेशन दे दें कि एरर को एक्सेप्ट करें। भाई कुछ समझ आया आपको? केस स्टडी है, मुश्किल तो नहीं है केस स्टडी, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देखिए डिसीजन उसने बड़े, मुझे अमेरिकन काउंटिंग एसोसिएशन मॉडल और टकर 5%, इन दोनों में से ज्यादा पसंद टकर वाला है। टकर वाला बहुत स्पेसिफिक मॉडल है, क्लियरली बताता है ये चीज सोचो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो। ये अमेरिकन काउंटिंग एसोसिएशन मॉडल थोड़ा सा ओपन एंडेड है, थोड़ा सा ये कहता है, ये क्वेश्चंस की शक्ल में नहीं है, क्वेश्चंस होते हैं ना उनका आंसर क्लियरली पता चलता है क्या सोचना है, यस नो करना है। अमेरिकन काउंटिंग एसोसिएशन मॉडल में थोड़ा सा आपको जजमेंट्स के साथ खेलना पड़ता है। लेकिन बहरहाल चलते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन मैंने क्या बताया था कि आपने किस मॉडल के पूछे हैं? टक्कर के पूछे हैं। एक और केस स्टडी प्रैक्टिस कर ले या अमेरिकन काउंटिंग एसोसिएशन मॉडल की तरफ चले? कर ले एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट है जी महम, ये महम वाली ना करा ले, वो लास्ट वाली को, ये इजी है, महम वाला इजी है। कितने स्टूडेंट कहा ये महम वाला क्वेश्चन करे? कितने स्टूडेंट कहा रिहान बुहारी वाला करे? रिहान बुहारी वाला करते हैं। ये क्या जी? अप्लाई टकर्स मॉडल ऑन हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट। अच्छा देखिए, पहले उसने कहा था इन द अबव सिनेरियो, उसमें हमें एथिकल इश्यू जरा थोड़ा सोचना पड़ता था कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। यहां पे उसने मेंशन कर दिया ऑन द हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट, कंसल्टेंट की हायरिंग पे। तो मुझे लग रहा है शायद डिसीजन जो मेजर प्रॉब्लम है ना एथिकल इश्यू, वो ये है कि कंसल्टेंट की कोई होगा, उसको हायर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए शायद। तो उसने हमें थोड़ा सा फोकस कर दिया कि आपका एथिकल इशू क्या है। ये जो हम कहते हैं ना इज इट प्रॉफिटेबल, इसमें इट क्या है? मुझे लग रहा है हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट। मतलब इज इट प्रॉफिटेबल, तो इट क्या है? ये जो इट है ना, इट इन क्वेश्चन में आईटी इट, ये आपने केस स्टडी में सबसे अहम चीज ये है कि ये क्या है जिसका एनालिसिस कर रहे हैं, कौन सा एथिकल इशू है जिसका, ये इट क्या होता है? ये एथिकल इशू होता है, ये आपने खास तौर पे एनालाइज करना है। कह रहा है रिहान बुखारी वाज पोस्टेड एट XYZ रीजन एज द रीजनल मैनेजर इन ऑर्डर टू सेट अप ए मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडी। मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडी सेटअप करने के लिए उसे भेजा गया। While attempting to set up a new headquarter and manufacturing facility, he is facing delay in approval from the local authorities, lasting many months. अप्रूवल मिलने में डिले आ रहा है। फौरन हमारे दिन में क्या आ गया? क्या करें? अप्रूवल मिलने में डिले हो रहा है, क्या इशू आ रहा है? ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, एक चीज आपको बता दूं, कुछ कंट्रीज में ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है। अब ये हर कंट्री में, इवन हम समझते हैं कि यूएसए एक बड़े एथिकल कंट्रीज हैं। यूएसए की प्रेसिडेंशियल जो कैंपेन्स होती है ना, उनका अगर आप एनालिसिस करें तो आपको ये पता चलेगा कि उस लेवल तक बाज़ औक़ात कुछ सस्पिशियस पेमेंट होती हैं सपोर्ट करने के लिए कैंडिडेट्स को, और दूसरी चीज़ें बाद में। फिर ये जो हमारा कंपनीज एक्ट भी इस चीज़ को ऑफिशियली मना करता है कि कंपनीज किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करेंगी, क्योंकि बाद में अपनी मर्जी के लॉज पास करवाते हैं। लेकिन ये अंदर खाते चीज़ें होती हैं और डेवलप कंट्रीज में भी होती हैं। तो बहरहाल यहाँ पे ये प्रॉब्लम है तो बहुत। अब क्या करें भाई, फाइल को पहिए लगाए हैं, असूल सिखा गए ना हमें कुछ लोग, फाइल को पहिए कैसे लगते हैं। तो भाई फाइल कई महीनों से उधर पड़ी है। टू रिजॉल्व द इशू ही मेट 3 सीनियर ऑफिशियल्स
who indicated that setting up the subsidiary would go smoothly if Rehan's company would pay them 2 million as facilitation payment in addition to total official charges of rupees 300,000. ऑफिशियल से मुलाकात हुई, उसने कहा भाईजान यहाँ तो खपते रहे मजीद, यहाँ 3 लाख ऑफिशियल फीस है, सरकारी फीस है, आप 20 लाख एक्स्ट्रा दें, आपका काम घर बैठे हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे, और पहुंच भी जाते हैं, मतलब बेईमानी का काम बड़े ईमानदारी के साथ करते हैं। ठीक है सर। They told him this was a reasonable amount compared to what other companies usually pay them for the same assistance. वो कह रहे हैं ये हमारा इधर नॉर्मल ही तरीका है। वो कह रहे हैं भाईजान आपके साथ तो फिर भी हमने प्यार मोहब्बत करके 20 लाख कर दिया है, वरना तो इस काम के हम 30 लाख लेते हैं। Rehan was dismayed since he was aware. Dismayed का मतलब क्या होता है? अफसुर्दा था, वो अफसुर्दा फिर रहा था, जैसे पता नहीं वो मरीज से आया, उसे पता ही नहीं है उसके अपने मुल्क में कैसे काम होता है। अफसुर्दा फिर रहा था। That bribery was against company's policies, कि ब्राइबरी तो कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है, रिश्वत, on how to do business and that it violation would not be tolerated under any circumstance. बहुत अच्छी बात है अगर कंपनी की ये बात है कि इसकी वायलेशन टॉलरेट नहीं की जाएगी, रिश्वत नहीं देनी और इसकी वायलेशन टॉलरेट नहीं की जाएगी। 2 days after the meeting, he receives a call from the CFO that if the delays are not resolved, soon he will be replaced by more efficient manager. ये कहानी में ट्विस्ट आया। कहा भाई काम हाँ करना है तो करो, नहीं कर सकते तो बता दो किसी और को भेजे। अब यहाँ पे रेहान की जिंदगी का एक मुश्किल मरहला शुरू हुआ है। क्या? यहाँ तो रिश्वत दे के काम करवा ले या उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। आप रेहान की जगह हो तो क्या करेंगे मुझे अंदाजा है। मैं नहीं पूछ रहा। रेहान वाज अप्रोच्ड बाय कंसल्टेंट आया उसके पास, who offered to get the approval without further delay at a fee of rupees 2.8 million. उसने कहा जी मैं आपको 28 लाख में बगैर किसी फर्दर डिले के सारी अप्रूवल ले दूंगा। दिस बजट ऑफ रुपीज 3 million, 30 लाख का बजट है एज ए प्रोविजन फॉर पेमेंट टू कंसल्टेंट फॉर लीगल एंड अदर सर्विसेज। ठीक है, बजट है 30 लाख का कि ये सारे इस सारे काम के लिए 30 लाख का बजट है। ही इज नाउ थिंकिंग ऑफ हायरिंग द कंसल्टेंट। तो एथिकल इश्यूज में क्या आया? हायरिंग द कंसल्टेंट। और इसके पीछे असल फैसला पता है क्या है हायरिंग द कंसल्टेंट के पीछे? कि ये 2 नंबर काम 28 लाख देके करवाया जाए कि नहीं करवाया जाए। अब इसमें तीन ऑप्शन हमारे सामने आ रही हैं। नंबर 1, ब्राइबरी को बिल्कुल नो करें और उधर ही लटका रहे काम भी हम भी। दूसरा, हम डायरेक्ट ये काम करवाएं और अप्रूवल ले लें। ये सब मिसाल दे रहा हूं, वरना हमारे पाकिस्तान में तो आपको पता है ऐसा नहीं होता ना। LDA से नक्शा अप्रूव करवाना है, वो नक्शा फंसा हुआ है, 3 महीने हो गए। हम गए उधर, LDA के ऑफिसर ने कहा भाईजान 5 लाख दे दे, अभी नक्शा अप्रूव कर देता हूँ, वरना चक्कर लगाते रहे। हम वापस आए, एक प्रॉपर्टी डीलर था, वो कहने लगा भाईजान आपको खुद अपने हाथ गंदे नहीं ना करने चाहते, कोई बात नहीं ना करें, ये हाथ हमारे गंदे होने दें, आपने सिर्फ मुझे 6 लाख दे देना है। आपकी बला जाने, किसी को रिश्वत नहीं दे रहे आप सिर्फ मुझे फीस दे रहे हैं मेरी सर्विसेज की। अब मैं जानू मेरा, मैं किसी को रिश्वत दूं, किसी को गुनाह मेरे सर आएगा ना। असल में ये दरमियान में कंसल्टेंट को क्यों लेके आया? क्योंकि इससे वो ब्राइबरी के ऑफिशियल जो इल्जाम है उसके ऊपर, उससे बच जाएगा। कहानी समझ रहे हैं? वो उससे बच जाएगा। वो कह रहा है भाईजान मैं तो नेक रहूं, मैं खुद मर्डर नहीं करता, किसी को कह देता हूं वो करेगा, मेरा नाम तो कातलों में नहीं आएगा। क्या आएगा? ये सिचुएशन है। कहानी समझ रहे हैं उसकी? वरना आप हैरान होंगे भाई, ऊपर तो उसने 23 लाख मांगा है, तो नीचे 28 लाख का क्यों डिसीजन कर रहा है? उसे तो ये फैसला करना चाहिए 23 लाख दूं कि ना दूं। 23 लाख देने में उसके ऊपर ब्राइबरी का इल्जाम साबित हो जाएगा, 28 लाख देने में नहीं होगा, क्योंकि वो कंसल्टेंट सारा कुछ देखेगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अब बताइए, अब आपको पता चलेगा। अब ये इज इट प्रॉफिटेबल में इट क्या चीज है? कंसल्टेंट को हायर करना है कि नहीं? पहला सवाल, इज इट प्रॉफिटेबल? प्रॉफिटेबल है क्या? बिल्कुल है।
आपका काम जल्दी होगा, सब्सिडी सेटअप होगी, उतने अरसे में देखिए कई महीनों का प्रॉफिट तो आपका मर गया वैसे ही, सब्सिडी सेटअप नहीं, प्रॉफिटेबल है, यस, डन जी। 23 लाख, अच्छा दोनों में प्रॉफिटेबल है, 23 में मिटा है, क्योंकि एक तो दोनों बजट में है और दूसरा प्रॉफिटेबल। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिटेबल मैं इस वजह से कह रहा हूं जल्दी काम होगा, आपकी फैक्ट्री सेटअप होगी तो प्रॉफिट आना शुरू होगा, ठीक है। और उसने डिसीजन हमसे ये नहीं करवाया दोनों में से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, उसने कहा भाई कंसल्टेंट को हायर करना है कि नहीं, कंसल्टेंट को हायर करना ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, एग्रीड। इज इट लीगल, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है लीगल है, कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं हम। अगर डायरेक्ट ब्राइबरी देते हैं ना, देखिए हमने तो अपनी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, वो क्या कर रहा है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारी जगह पे दूसरा बंदा झूठ बोल रहा है, हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फैसला करना है, तो हम तो झूठ नहीं बोल रहे। तो अगर वो ये कहता ना कि फैसला करो क्या हमें ये फैसिलिटेशन पेमेंट देनी चाहिए ऑफिशियल्स को, नहीं, ये तो मैं इसे कहता इज इट लीगल, नॉट, ब्राइबरी हर मुल्क में इलीगल है, नॉट कहता। यहां पे ट्रांजैक्शन क्या हो रही है जो कंपनी कर रही है, हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट, और कंसल्टेंट ने कहीं ये नहीं कहा, देखिए पढ़ के देख ले कि मैंने आगे रिश्वत देनी है इसकी, इसलिए वो तो हमें अंदाजा हो रहा है भाई कि ये जो इतनी हाई अमाउंट ले रहा है ना, ये उसने 3 लाख सरकारी पेमेंट है, 20 लाख रिश्वत है, 5 लाख उसने अपना भी डाल दिया, क्या इज इट लीगल, हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट लीगल, ब्राइबरी इलीगल है, लेकिन वो ब्राइबरी दे नहीं रहा, डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। इज इट फेयर, क्या लगता है आपको, ये फेयर है? कंपनी को फायदा, शेयर होल्डर्स को फायदा, रिहान को फायदा, कंसल्टेंट को फायदा, ऑफिशियल्स को फायदा, गवर्नमेंट को पेमेंट होगी, गवर्नमेंट को फायदा। इज इट फेयर? मुश्किल डिसीजन है ना ये, दिल कर रहा है नाट लिखूं, दिल कर रहा है नाट लिखूं, लेकिन असूल के मुताबिक चलना है। क्या ये फेयर है? फेयर। क्यों? क्योंकि ये सारे स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट दे रहा है। इज इट राइट? राइट नहीं है। राइट है क्या? राइट नहीं है। ये ब्राइबरी, अच्छा तबीयत खराब होने की वजह से ना कुछ मुझे ना थोड़ा सा अब ये कुछ ना सुनने में प्रॉब्लम हो रही है 1-2 दिन से, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। हाँ जी, हाँ राइट क्यों नहीं? क्योंकि हमें पता चल रहा है हालातों वाकयात का अंदाजा लेके कि इसके बाद इलीगल पेमेंट होगी जरूर, मतलब ये जब हम दे रहे हैं ना वो रिश्वत जरूर देगा इसको। हाँ फेयर है क्योंकि सबके लिए प्रॉफिटेबल, राइट नहीं है। राइट ये बिल्कुल ऐसे है चर्च बेचना, फेयर है भाई, बेचने वाले को इतराज नहीं है, खरीदने वाले को इतराज नहीं है, दोनों खुश हैं, तो प्रॉब्लम क्या? फेयर है लेकिन राइट नहीं है। अल्टीमेट सोसाइटी पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, ठीक है। हमारा जो कंट्री का पोटेंशियल है, यूथ पोटेंशियल है, वो इफेक्ट होगा, डाउन होगा। तो ये फेयर है, राइट। और लास्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल है, क्या ये सस्टेनेबल है? वन ऑफ अप्रूवल है, हाँ फ्यूचर में तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करना है पड़ेगी नहीं, तो हम कह सकते हैं यस ये सस्टेनेबल है। हाँ अगर रिश्वत दी होती ना डायरेक्ट, फिर मैं कहता ये सस्टेनेबल नहीं है। वो क्यों कहता? क्योंकि कभी ना कभी हाँ ब्राइबरी सामने आ जाता है यार, बाजू का तो 20-20 10-10 साल पुराने जब कोई प्रॉब्लम होती है ना, कोई बिल्डिंग गिरती है, उस वक्त वो मसले भी सामने आ जाते हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी तब थे, ऐसे इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ब्राइबरी अगर होते तो मैं ये कहता कि ये कभी ना कभी सामने आ सकता है, जब ये सामने आएगा प्रॉब्लम होगी, सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन अभी ये सस्टेनेबल है। अब आइए फाइनल कंक्लूजन के ऊपर, क्या करना है, क्या करना चाहिए रिहान को?
हायरिंग कर लेनी चाहिए, उसे हायर करना चाहिए उसको, हाँ, लेकिन उसको साथ में इंस्ट्रक्शंस भी दे दे कि वो कोई इलीगल एक्टिविटी ना करे। इस कहने में क्या हर्ज है, हमारा अपना फर्ज तो अदा हो जाएगा ना, तो भाई हम आपको पेमेंट कर रहे हैं लेकिन आपने इलीगल एक्टिविटी नहीं कर, हमारा नाम ना है इसमें। वकील कहेगा बेफिक्र है, हमने इलीगल कोई काम करना ही नहीं, जो भी कंसल्टेंट है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी अच्छा, शाबाश, ये भी अच्छा एक्शन है। उन्होंने कहा बिल्कुल कि डिसीजन में आप ये लिख सकते हैं कि कंक्लूजन में रिहान को अपने सीएफओ सीईओ को इस सारे हालात का डिस्कशन कम्युनिकेशन करनी चाहिए और उनसे गाइडेंस ऑब्टेन करनी चाहिए। शाबाश, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि सबसे अच्छा स्टेप ही यही है, यही लिखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, फिर हायर ना करें, फिर ये ना लिखे कि हम कंसल्टेंट को हायर करेंगे। यहाँ पे क्या लिखे, हम कम्युनिकेट करेंगे सिर्फ कि भैया हमारी कंपनी की पॉलिसीज के अगेंस्ट है ये चीज, लेकिन इसके बगैर काम नहीं हो रहा और ये कंसल्टेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन सारी प्रेजेंट कर दे। ये अच्छा पॉइंट है, शाबाश, क्लियर, ले ला दे यार भाई, समझ आ गई आपको ये क्या करना है। चलिए अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब कभी बस जब कभी इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, इसमें गैस करें, जब टकर 5 क्वेश्चन मॉडल है, इसमें आपने सिर्फ हेडिंग लिखी तो फिर भी उसके भी नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर उसका भी होता है। हेडिंग के बाद सिर्फ यस नो करना है, उसके भी नंबर मिलेंगे। क्या सिर्फ यस नो करना है या डिसीजन भी करना है? अच्छा बताइए, एग्जामिनर के लिए क्या ज्यादा अहम होगा, आपका डिसीजन या बेसिस ऑफ डिसीजन? बेसिस ऑफ डिसीजन। इसलिए हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन में यस हो और उसी क्वेश्चन में दूसरे स्टूडेंट का नो हो, क्या ये हो सकता है? एनालिसिस पे डिपेंड करता है, हो सकता है। तो एग्जामिनर के लिए ये चीज अहम नहीं होगी आपने यस लिखा या नो लिखा, उसके लिए क्या चीज अहम होगी? जस्टिफाई कैसे करवाया। तो अगर कभी आपका यस आ गया बुक में नो लिखा हुआ, आपका नो हो गया बुक में यस लिखा हुआ, जैसे अभी मेरे जेल में कोई और आ रहा था सोल्यूशन, स्टूडेंट ने उसे बेहतर सोल्यूशन बता दिया, ठीक है, तो मैंने कहा बिल्कुल आप लिखें। दूसरा बाजुकात हो सकता है कि आपका जो स्टेप है यस नो का वो डिफरेंट हो या उसकी बेसिस डिफरेंट हो, सोल्यूशन में डिफरेंट हो, अगर वो क्वेश्चन में जिक्र हुआ उस चीज का जो आपने मेंशन किया तो आपका आंसर ठीक होगा। अगर आपने खुद से अज्यूम किया फिर ठीक नहीं होगा। समझ रहे हैं? यानी क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपका सोल्यूशन साथ वाले के सोल्यूशन से या बुक के सोल्यूशन से मैच। अगर केस स्टडी में इंफॉर्मेशन है उसको आपने सही रिलेट किया कैटेगरी के साथ तो आपका सोल्यूशन ठीक होगा, लेकिन ये कम कम भी होता है, ये लेस देन 20% ऐसा होगा, हमेशा ऐसा मोर देन 80% आपका सोल्यूशन मैच करना चाहिए। हाँ, अगर डिस्क्लोज नहीं होगी, अगर कोई जैसे पिछला जो होटल वाली एग्जांपल थी, अगर तो उसमें एरर कभी डिस्क्लोज नहीं होता फिर आपकी रेपुटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसे है नहीं बताने वाले लेकिन टॉपिक चल रहा है। समटाइम ऐसा होता है, टेक्नोलॉजी है ना, आप इसके बारे में कोई कसम नहीं उठा सकते कि 100% रहेगी। बड़ी से बड़ी कंपनीज होती है ना, बड़ी से बड़ी कंपनी, आप देखिएगा उसकी वेबसाइट के ऊपर ना जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते लिखा होता है अप टाइम 99.99%। अप टाइम का मतलब है कि हमारा सर्वर कितने % ऑफ द टाइम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता रहेगा। इसका मतलब है 0.01% बड़ी बड़ी कंपनीज में भी चांस होता है उनकी सर्विसेज डिस्टर्ब होंगी, लेकिन मुमकिन तौर पे क्या, जब सर्विसेज डिस्टर्ब होते हैं ना, मैसेज आता है क्या कि एक मेंटेनेंस और डेवलपमेंट वर्क के लिए कुछ अरसे के लिए, कुछ घंटों के लिए जो वेबसाइट है वो सस्पेंड रहेगी। हालांकि असल क्या होता है, बैक एंड पे कोई एरर आ रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से कि एरर की बजाय ये अगर ये कहा जाएगा भाई ये इसमें वेबसाइट में प्रॉब्लम आ गई है हमारी वेबसाइट में, तो अब हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट कहेंगे, जैसे आप स्टूडेंट है फर्ज कीजिए हमारे में, पता नहीं कब ठीक हो, पता नहीं कब ना ठीक हो सकता है 2 दिन हो जाए, मैंने तो पढ़ना ही नहीं 2 दिन में था, ठीक है, मैं तो इतना आगे पीछे कोई मैंने 2 महीने नहीं पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक होता है ना, एक अनसर्टेनिटी होती है, तो फिर इसलिए वो क्या करते हैं, इस तरह का पॉजिटिव मैसेज दिया ताकि कंपनी की रेपुटेशन कस्टमर की नजरों में डैमेज ना हो। 2-3 घंटे में फिर रिस्टोर कर, नहीं तो कुछ भी ना हो, फिर आपको पता है एक तरीका तो होता है बैकअप, वेबसाइट्स का बैकअप होता है, जब कुछ भी ना हो आखिरी हल फिर यही होता है बैकअप चलाओ।
लेकिन बहरहाल तो इसी तरह ये मूवमेंट प्रैक्टिस चलती भी है। अगर तो पता नहीं चला कभी कस्टमर को तो फिर आपकी रेपुटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर पता चल गया एरर था, जानबूझ के छुपाया, उस सूरत में रेपुटेशन इफेक्ट होगी। इफ करके लिखते हैं। क्लियर जी? चलिए अब बताइए, क्या टकर का नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी करें या अमेरिकन काउंटिंग एसोसिएशन मॉडल? अमेरिकन काउंटिंग एसोसिएशन मॉडल। चलिए अब इसमें भी क्या होगा भला? फैसला बहुत आसान है, लेकिन असल में इसमें हमने फैसला करना ही नहीं है, हमने फैसला करने के स्टेप्स लिखने हैं। समझ रहे हैं? दोनों मॉडल्स में असल चीज जिसको एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में असल चीज फैसला है। फैसला सही किया कि नहीं किया, थिंकिंग प्रोसेस अहम नहीं है प्रैक्टिकली आपका, लेकिन एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए क्या चीज अहम है? डिसीजन अहम नहीं है, सही है, स्टेप्स है। अमेरिकन काउंटिंग एसोसिएशन मॉडल में भी ऐसे स्टेप्स होंगे, ऐसे ही है। ठीक है, इस ये क्या कहता है? ये कहता है एथिकल डिसीजन जब कभी आपने करना है 7 स्टेप्स में करना है। तो पहली चीज तो ये हो गई, टकर मॉडल में 5 क्वेश्चन, अमेरिकन काउंटिंग एसोसिएशन मॉडल में 7 स्टेप। 5 और 7 को तो याद कर ले, रिलेट कर ले, ये मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? व्हाट आर द फैक्ट्स। जो भी प्रॉब्लम है उसकी समरी लिखनी है। क्या लिखनी है? ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको समझना। इसको ना समझा आपका क्वेश्चन आउट हो जाना। लेकिन समरी पूरे केस की ऐसे नहीं लिखनी कि आपका आधा सवा भर जाए। आपने 3 लाइंस का स्टैंडर्ड रखे, पूरे केस की समरी, यानी उसमें जो जो हुआ है बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, 3 या 4 में। समरी 3 या 4 सेंटेंस में लिखनी है। स्टेप नंबर 1 भी समझ आया? व्हाट आर द फैक्ट्स का मतलब क्या है? केस को समराइज करो। समराइज करने में 2 चीजें। नंबर 1, 3-4 सेंटेंस से 3-4 लाइनों से ज्यादा नहीं जाना, ये लाजमी है। नंबर 2, उसमें सिर्फ फैक्ट्स बताने हैं, ओपिनियन, जजमेंट, डिसीजन नहीं। यानी सिर्फ आपके सामने वो इंफॉर्मेशन सारी आ रही है, ट्रेलर सारा देना है आपने, और ट्रेलर में सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी है। क्या करना है क्या नहीं करना वो कुछ नहीं बताना। ठीक है, यानी आपने कहा एक तरह से हम एक पर्सन के सामने एक एग्जेक्टिव समरी रख रहे हैं इस सारी केस स्टडी की जो उसने दी है। दूसरे नंबर पे, व्हाट आर एथिकल इश्यूज इन दिस सिचुएशन, इन दिस केस। जो समरी पूरे केस की बता दी, अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? स्टेप नंबर 2 में प्रॉब्लम बताएं। स्टेप नंबर 1 में प्रॉब्लम नहीं बताई थी। स्टेप नंबर 1 में क्या किया था? समरी लिखी, फैक्चुअल समरी बताई थी आपने। स्टेप नंबर 2 में क्या किया था? जो मसला गया। अच्छा, एक चीज बताऊं, हर केस स्टडी ICAP ने जो टकर के मुताबिक पूछी है वो अमेरिकन काउंटिंग एसोसिएशन मॉडल के मुताबिक भी सॉल्व हो सकती है, जो AAA मॉडल के मुताबिक पूछी है वो टकर के मुताबिक भी सॉल्व हो सकती है। अब अगर मैं आपको ये जो होटल वाली एग्जांपल है इसकी फैक्चुअल समरी बताएं, क्या है, क्या क्या बताएंगे? नंबर 1, होटल ने हाई प्राइस पे बुकिंग कर दी। नंबर 2, जब इशू आइडेंटिफाई हुआ कुछ कस्टमर्स को उन्होंने रीइंबर्स कर दिया और कुछ कस्टमर को रीइंबर्स नहीं किया। ये अगर आप देखें ना तो इन 3 स्टेप्स में, 3 सेंटेंस में सारी समरी आ गई है। कोई छोटा मोटा अगर कोई रह भी गया है वो अहम नहीं है, बड़ा इशू इसी में आ गया। समरी समझ रहे हैं कैसे लिखना है? दूसरे नंबर पे एथिकल इश्यूज, कि इसमें एथिकल इशू क्या है। अभी अगर हम होटल वाली एग्जांपल को AAA मॉडल से करें तो उसमें एथिकल इशू क्या था? क्या जो कस्टमर जा चुके हैं, साइन आउट कर चुके हैं, उनको एक्स्ट्रा चार्जेस रिफंड करने चाहिए या नहीं करें? भाई यही इशू था, यही इशू था कि हमने एक्स्ट्रा चार्जेस डिडक्ट कर लिए हैं कुछ कस्टमर से, अब रिफंड करें या ना करें। ये एथिकल इशू। केस की समरी बता दी
उसमें जो प्रॉब्लम है वो बता दिया। डन। आगे चलते हैं। What norms, principles and values related to the case। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये क्या है, ये यहां पे जो प्रॉब्लम आई, आपने स्टेप 3 में लिखना है इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए उस जगह पे, उस जुरिस्डिक्शन में, उस कंट्री में क्या नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज होती हैं। यानी इस मसले को हल करना हो तो उस कंट्री के नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स और वैल्यूज क्या हैं। यानी इसमें उसने लीगल रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस नहीं किया। इसका मतलब है टकर लीगल एस्पेक्ट को भी कवर करता है। अमेरिकन काउंटिंग एसोसिएशन मॉडल लीगल एस्पेक्ट्स को कवर, वो कहता है देखिए नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, कहीं पे भी उसने लॉ नहीं पूछा। हालात वाकयात नहीं, हालात वाकयात नहीं, उस जगह पे लोगों के अखलाकियात का क्या मेयार है, उस जगह पे किन असूलों के मुताबिक काम होता है, उस जगह पे देखिए, क्योंकि एथिक्स होते हैं ना वो कंट्री टू कंट्री, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। हो सकता है एक कंट्री में एक चीज एथिकल हो, दूसरी कंट्री में वो अनएथिकल हो। तो यहां पे थर्ड स्टेप में ये कह रहा है कि जो मसला है ना, आप उसे जिस कंट्री में या जिस जगह पे मसला राइज हुआ है उस जगह के नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज को सामने रखते हुए डिसाइड करें कि वो नॉर्म्स, वैल्यूज क्या हैं जो कि इस मसले को से रिलेटेड है, जो कि इस मसले से रिलेटेड है, वो आपने नॉर्म्स, वैल्यूज बताया। अच्छा, इसमें दो चीजें हो सकती है। नंबर 1, नॉर्म्स, वैल्यूज या प्रिंसिपल सोसाइटी के भी हो सकते हैं, और नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज उस कंपनी के भी हो सकते हैं जिसका केस दिया होगा। कंपनीज का भी कुछ अपना कल्चर होता है ना, कॉर्पोरेट कल्चर, उसका भी हो सकता है। ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए मुझे मेरे सीनियर ने कहा कि आप एफबीआर को गलत इनकम रिपोर्ट कर दें। अब ये हम रिटर्न फाइल कर रहे थे, उसमें इनकम ज्यादा आ रही थी, टैक्स बढ़ रहा था, मेरे सीनियर ने मुझे कहा इनकम कम कर दो। ये सारा तो फैक्ट्स में आ जाएगा। एथिकल इशू में क्या आएगा, क्या हमें रेवेन्यू अंडरस्टेट करना चाहिए, ये एथिकल इशू है। अब नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज में क्या आएगा कि अमूमी तौर पे क्या प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं, अखलाकियात हैं उस जगह पे। जैसे देखा जाए पाकिस्तान है तो इसमें अमूमी तौर पे टैक्स रिटर्न में अंडरस्टेटमेंट की जाती है, लेकिन हो सकता है कंपनी की पॉलिसी ना हो। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा, उसने बोला था कंसल्टेंट वाले क्वेश्चन में कंपनी की पॉलिसी क्या है, नो ब्राइबरी, से नो टू ब्राइबरी। अब अगर हम उसको अमेरिकन काउंटिंग एसोसिएशन मॉडल के मुताबिक करते तो ये जो कंपनी की पॉलिसी नॉर्म है, प्रिंसिपल है कंपनी का, ये किस जगह लिखते? कंपनी की जो कंपनी का प्रिंसिपल हो, कंपनी का नॉर्म, कंपनी की रूटीन क्या है वो, या सोसाइटी, दोनों यहां पे आ सकते हैं। सोसाइटी का कल्चर भी एथिक्स का हिस्सा है, कंपनी का कल्चर भी एथिक्स। ये थर्ड पॉइंट समझ आ रहा है? पहले में समरी दी, दूसरे में मसला बताया, तीसरे में उस मसले से रिलेटेड क्या चीज है। लेकिन अगर साथ ही साथ मैं देखूं आईकैप के एथिक्स को देखूं, मैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूं, आईकैप के एथिक्स को देखूं, आईकैप के एथिक्स या जनरल एथिक्स कह लें, वो कहते हैं कि आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए। एग्जाम में जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना एफबीआर को, वो एक्सेप्टेबल, आपने एग्जाम में ऐसे नहीं कर, हमेशा सोसाइटी में गुड थिंग्स जो होती हैं उनको एग्जाम में डिस्कस करना है। हमारी सोसाइटी में चाहे प्रैक्टिकली रिश्वत एक्सेप्टेबल है, अमूमी तौर पे पता होता है रिश्वत के बगैर सरकारी काम होने मुश्किल है, एग्जाम में क्या लिखना है कि ये ब्राइबरी बैड थिंग है। फोर्थ, व्हाट अल्टरनेटिव एक्शंस आर अवेलेबल। फोर्थ में क्या करना है, व्हाट अल्टरनेटिव एक्शंस आर अवेलेबल। फोर्थ को बताते हुए 3 को भूल जाना। आपने 2 को सामने रखना है, 1 और 2 को, और डिसाइड करना है क्या कुछ हो सकता है, अल्टरनेटिव एक्शंस क्या है। जैसे मेरे सीनियर ने मुझे कहा टैक्स रिटर्न गलत फाइल करो, मैंने कहा अच्छा इशू क्या है, क्या टैक्स रिटर्न में फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट करवानी चाहिए। नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स क्या हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स ये कहते हैं कि हमेशा इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए,
इस तरह की फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं करवानी चाहिए। ये नॉर्म कि एथिक्स को फॉलो करें, एथिक ये नॉर्म है, और ऑनेस्ट रहें, ये नॉर्म है। अल्टरनेटिव एक्शंस का मतलब क्या है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आपके पास क्या है? आपने जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 2 या 3 लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखनी। आई कैप ने कुछ केस स्टडी के अंदर 4 भी लिखी हुई हैं, 2 काफी होती हैं। जैसे इस केस में मेरे पास अल्टरनेटिव एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। मेरे सीनियर ने मुझे कहा रिपोर्ट करो गलत इंफॉर्मेशन, गलत रेवेन्यू। मेरे पास कोर्स ऑफ एक्शन क्या क्या है अल्टरनेटिव, क्या क्या कर सकता? नंबर 1, नहीं इन्फॉर्म करेंगे, वो तो आपका अभी नहीं। अभी ऑप्शंस क्या क्या है? नंबर 1, मैं सीनियर की बात मान लूं, गलत इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर दूं। नंबर 2, मैं सीनियर की बात ना मानूं और सही इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करूं। फिर नंबर 3 या 4 भी लिख सकते हैं। नंबर 3 कि मैं इस इश्यू को कम्युनिकेट करूं हायर अथॉरिटी को। नंबर 4 मैं साइलेंट रहूं। ये भी लिख सकते हैं, ये तीसरा और चौथा। लेकिन तीसरा चौथा जब मार्क्स ज्यादा हो फिर लिखे, वरना आपने देखे मेजर प्रॉब्लम क्या है, मेजर अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन यही है 2, क्या कि मैं सीनियर की बात मानूं, गलत इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करूं या ना करूं। डन, 4 स्टेप्स हो गए। फिर से बताइए, पहला स्टेप कौन सा था? व्हाट आर द फैक्ट्स। इसमें क्या किया था? समरी। दूसरा क्या था? एथिकल इशू, प्रॉब्लम क्या है। तीसरा क्या था? नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज। असूली तौर पे क्या असूल चल रहे हैं जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, उस कंपनी में, जिस कंट्री में हम काम कर रहे हैं, उस सोसाइटी में नॉर्मल काम करने का तरीकाकार क्या है, कैसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है उस पोजीशन से कि वो एथिकल रहे, ठीक है, वो ट्रूथफुल, ऑनेस्ट रहे, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है। अल्टरनेटिव एक्शन में क्या लिखना है? आपके पास क्या क्या रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, वो बताएं। इसमें हर तरह की चीज बतानी है, जेल में रखिएगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लिस्ट क्लियरली ऑल पॉसिबल एक्शंस। अहम चीज ये नहीं है, अहम चीज आगे है, वेदर दे सीम एथिकल और नॉट। अब एनालिसिस करना है कंप्लीट। सिर्फ ये नहीं एक चीज अनएथिकल है इस वजह से रिजेक्ट कर दी, अनएथिकल है उसका इफेक्ट क्या है ये भी देख रहे, ये कर देना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि छोटा अनएथिकल काम करने से एक बड़े अनएथिकल काम से बंदा बच जाता है, हो सकता है। तो क्या सिर्फ इस चीज के ऊपर हमें डिसीजन करना चाहिए अनएथिकल है, कि कंप्लीट एनालिसिस करना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो भी देखने चाहिए, सारे आउटकम देखें। 4th में कह रहा है अल्टरनेटिव एक्शन क्या होंगे, और 5th में क्या कह रहा है? 4th में अल्टरनेटिव एक्शंस क्या होंगे। अच्छा, 5th के बाद ना मेरे ख्याल में 6th आना चाहिए था, ये सॉरी 4 के बाद। मुझे लॉजिकल तरतीब क्या लगती है, 4 के बाद 6। यहां पे कह रहा है अल्टरनेटिव एक्शन कौन से होंगे, और 6 में क्या कह रहा है, उन अल्टरनेटिव एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। यानी अगर मैं गलत रिपोर्ट एक्शन में, अल्टरनेटिव एक्शन में क्या लिखा था हमने, मैं गलत रिपोर्ट कर सकता हूं, अगर मैं गलत रिपोर्ट करता हूं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कंपनी को टैक्स कम पे करना पड़ेगा, मुझे हो सकता है कोई बोनस या प्रमोशन मिल जाए। आउटकम क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब आउटकम क्या होंगे। और अगर मैं रिफ्यूज कर देता हूं तो क्या करना पड़ेगा, हाँ मैं हो सकता है मैं टर्मिनेट हो जाऊं, लेकिन मेरा इमेज, मेरी रेपुटेशन वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड, वो ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। और पहले वाले केस में फाइनेंशियल बेनिफिट मुझे ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन मेरा कंपनी के अंदर इमेज, रेपुटेशन डाउन चली जाएगी। ऐसे होता है ना, कुछ पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, कुछ नहीं लेते, ये दोनों एक्शन अवेलेबल है। ठीक है, मुजरिम ने रिश्वत दी, मुजरिम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे किसी जुर्म की, उसमें कुछ मशकूक थे, उनको गिरफ्तार किया, उनमें से एक ने रिश्वत की पेशकश की है। ये क्या है, फैक्ट्स ऑफ द केस। एथिकल इशू क्या है, क्या रिश्वत लेने चाहिए कि नहीं। नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज क्या है, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। ऑनेस्ट है, इसमें कोई ना कोई प्रिंसिपल आपने बताना है, ऑनेस्ट रहे, ऑब्जेक्टिव रहे। ये आप जो कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ते हैं ना, 5 प्रिंसिपल्स, हाँ वो यूज कर सकते हैं, वो यूज करेंगे, वो पावरफुल वर्ड है। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये पावरफुल वर्ड है।
हालांकि डायरेक्टली हम कोड ऑफ एथिक्स पढ़ नहीं रहे, लेकिन वो अल्फाज इतने अच्छे हैं कि उन्हें यूज कर सकते हैं। उन्हें आप यहां पे यूज करें, कहां भला, ये नॉर्म्स प्रिंसिपल में यूज करें। उन 5 प्रिंसिपल में से किसी एक आते, कोई ना कोई फिट हो ही जाता है किसी सिचुएशन में। नहीं तो जनरल वर्ड भी लिख सकते हैं, ऑनेस्ट रहे। इंटेग्रिटी का वर्ड नहीं अगर याद आ रहा, ऑनेस्ट रहे। नहीं रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, ये नहीं सॉरी, यहां पे क्या लिखना है हमने, ईमानदारी के साथ काम, पुलिस वालों को ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। ये यहां पे ये नहीं लिखना रिश्वत नहीं लेनी। क्यों भला? रिश्वत नहीं लेनी वो आपका डिसीजन हो जाएगा, फाइनल डिसीजन। यहां पे क्या लिखना है कि पुलिस ऑफिसर को ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ। फिर इसके बाद अल्टरनेटिव एक्शंस, ये क्या है कि रिश्वत ले सकता है और रिफ्यूज भी कर सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होगा, रिश्वत ली जाएगी, फाइनेंशियल बेनिफिट ज्यादा रिच हो जाएगा, लेकिन रेपुटेशन डैमेज होगी, और अगर पकड़े गए तो फिर इंक्वायरी होगी, नौकरी से भी निकाला जा सकता है। ये भी कॉन्सिक्वेंसेस है। ये समझ रहे हैं अल्टरनेटिव एक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस में क्या रिलेशनशिप है? ये ऑप्शंस है और इन ऑप्शंस का इफेक्ट है। फिफ्थ में क्या करना है, फिफ्थ में आपने इन वैल्यूज को इन अल्टरनेटिव एक्शंस के साथ मैच करना है कि ये जो 3-4 हमारे पास अल्टरनेटिव एक्शन थे, कौन कौन से एक्शंस इन वैल्यूज नॉर्म्स में पूरा उतरते हैं, कौन से नहीं उतरते। ये समझ लीजिए जैसे क्या होता है, जैसे एक छलनी होती है ना, छलनी समझते हैं क्या होती है? छाननी, आटा छानते हैं, बाज़ उसमें जो बुरा वगैरह होता है वो ऊपर रह जाता है और जो साफी आटा होता है वो नीचे। ये नॉर्म्स प्रिंसिपल, ये छलनी है, छाननी है। और ये क्या, ये आपके एक्शन, आपने इस छलनी पे ये सारे एक्शंस डाले, इनमें से जो तो एक्शंस इस नॉर्म्स प्रिंसिपल को मीट करते हैं वो निकल जाएंगे नीचे, और जो मीट नहीं करते वो ऊपर रह जाएंगे। फिफ्थ में आपने ये करना है, इनको छानना है, विच एक्शंस अलाइन विद एथिकल वैल्यूज। समझ रहे हैं, ये एथिकल वैल्यूज हैं, ये सारे पॉसिबल एक्शंस हैं। यहां पे क्या देख रहे हैं, कौन से पॉसिबल एक्शंस हैं जो कि आपके एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। और अब फिर आपने जब डिसीजन करना है तो डिसीजन किसकी बेस पे करना है, उन वाले जो छलनी से निकल गए, उन एक्शंस को सेलेक्ट करना है जो कि आपके एथिक्स को, आपके प्रिंसिपल्स को पूरा करते हैं। भाई बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? हाँ, तो मुझे बताइए, वो रिश्वत लेना ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। कौन से एक्शन अलाइन होते हैं एथिकल वैल्यू के साथ? रिश्वत ना लेना। यहां पे फिर क्या बताना है, कॉन्सिक्वेंसेस, रिश्वत लेंगे तो क्या होगा, नहीं लेंगे तो क्या होगा। और फिर एंड पे फाइनल डिसीजन क्या करना है। फाइनल डिसीजन हमेशा आपको पता ही है क्या करना है, वो तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं पता था रिश्वत नहीं लेनी। एग्जाम में तो ये लिखना है ना। कुछ समझ आया क्या? तो बताया स्टेप्स कौन कौन से, फिर से बताइए। व्हाट आर द फैक्ट्स में क्या करते हैं, समरी लिखते हैं, लेकिन समरी बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए वरना आपका टाइम आउट हो जाएगा। 3-4 सेंटेंस खत्म। एथिकल इशू, जो प्रॉब्लम होते हैं, मसला, वो जिसके बारे में फैसला करना है। नॉर्म्स प्रिंसिपल वैल्यूज रिलेटेड टू केस, हाँ जी, कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि इस सिचुएशन से रेलिवेंट है। इसमें आपने कोशिश करनी है जो काउंटिंग टैक्स वगैरह में या किसी और सब्जेक्ट में जो कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते हैं ना, उसके प्रिंसिपल्स हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंप्लीटनेस, ड्यू प्रोफेशनल बिहेवियर, वो लिख सकते हैं, क्या बात है। नहीं लिख सकते, जनरल वर्ड्स में लिख दें। इंटेग्रिटी लिख दे, क्या ही बात है। नहीं लिख सकते, ऑनेस्टी भी लिख दे तो चलेगा। अल्टरनेट एक्शंस कौन कौन से अवेलेबल है, लिस्ट। कितनी लिस्ट बनानी है, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 4, कम से कम 2। व्हाट एक्शंस अलाइन विद एथिकल वैल्यूज, इसका मतलब क्या है, बताना है कौन से एक्शंस मीट करते हैं इन स्टैंडर्ड्स को। यहां पे हम उसको छान रहे हैं। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईच एक्शन, हर एक्शन। अच्छा, यहां पे याद रखिए, सिर्फ गुड एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताने, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बताने, दोनों के बताने। और फिर एंड पे एक्शंस क्या होगा। कुछ समझ आ रहा है जी? आइए जरा क्वेश्चन करते हैं।
सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखें, अप्लाई द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल ऑन द अबव सिनेरियो। रिक्वायरमेंट पढ़ के समझ आ जाएगा कौन सा मॉडल लगाना है। केस स्टडी को पढ़ते हुए साथ साथ फैसले करते जाने हैं कि पहले पूरा केस पढ़ के फिर फैसले करते? Opulent Furniture Private Limited is one of the largest furniture retailers and has its manufacturing facilities and retail shops across the globe. पूरी दुनिया में इनकी ब्रांचेज है। कंपनी डिजाइन एंड सेल प्रीमियम क्वालिटी फर्नीचर एंड हार्डवुड फ्लोरिंग। प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। Company, due to the nature of its products, is aware of the deforestation it causes in different regions where it operates. अच्छा, फर्नीचर का काम है, लकड़ी काटते हैं, दरख्त काटते हैं। ये कैसे पता चला, किस लफ्ज से पता चला? ये अहम लफ्ज है। ये हो सका तो मैं केस स्टडी में कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश करूंगा। ये अच्छा लफ्ज है, डिफॉरेस्टेशन एक मसले में आइडेंटिफाई करना। इट कॉजेज डिफरेंट रीजन वेयर द कंपनीज वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स डिस्प्ले ए हाई रिगार्ड फॉर इन्वायरमेंटल कंसर्न। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंसर्न है इनका। अच्छा, ये वाली बात जो बता रहा है, एट ओपुलेंट फर्नीचर आवर विजन इज टू प्रोवाइड हाईएस्ट क्वालिटी फर्नीचर फॉर ऑल आवर कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब वाइल्स इंटीग्रेटिंग environment friendly practices in the manufacturing of product। बताइए, ये जो यहां से लेके यहां तक बात कर रहा है, ये डिफॉरेस्टेशन वाली बात जो उसने की है, आपके ख्याल में हमारे किस क्वेश्चन में काम आ सकती है? डिफॉरेस्टेशन, एथिकल इश्यूज। और ये जो अगली बात कर रहा है कि कंपनी ये कहती है कि हमने तो बस एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं हम। नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल याद रखे, उस कंपनी के भी नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल आएंगे जिसमें काम, और उस सोसाइटी के भी। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी के प्रिंसिपल्स भी, कंपनी के अंदर तो काम लोग सोसाइटी के ही कर रहे हैं, तो सोसाइटी के प्रिंसिपल्स उसको भी इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, रिसेंट रिपोर्ट इंटाइटल्स कंपनीज कॉस्टिंग द एनवायरमेंट published by Environmental Protection Agency suggested that opulent furniture was clear cutting virgin trees over thousands of acres। कहता है भाईजान ये तो जो है ना वो दरख्त जो लोग जो कुदरती दरख्त है ये तो उनको काट रहे हैं, क्योंकि बास का जो इस तरह की कंपनीज होती है ना जिनको कोई चाहिए प्रोडक्ट, वो फिर अपने लिए अलग से कुछ इस तरह के जो ट्रीज वगैरह होते हैं उन्हें गाते हैं और उनको अपने इनपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि नेचर डिस्टर्ब ना हो। कहता है नहीं भाई, ये तो जो कुदरती दरख्त है ना ये तो उनको भी काट रहे हैं। If this large scale deforestation continued, South Asia would be left with significant environmental damage such as loss of habitat, higher stream temperature, flooding and dying fish which could take decades to repair। उन्होंने कहा अगर ये ऐसे ही करते रहे ना फिर साउथ एशिया में इन्वायरमेंटल चेंज आएगा। जापान में आपको पता है सबसे ज्यादा जलजले आते हैं, सैलाब आते हैं। सैलाब से बचने के लिए उन्होंने एक तो वो बड़ी बड़ी दीवारें जो है ना वो बनाई हुई हैं जहाँ पे समंदर आता है ना उनके जजीरे के साथ। एक और काम भी किया हुआ है, पता है क्या किया है? दरख्त उगाए हैं। दरख्त कैसे रोकते हैं सैलाब? वो सैलाब की जो शिद्दत होती है उसको कम कर देते हैं, उसको रोकते हैं। एक तरह से बाढ़ लगी होती है, वो फिर आपकी जो सैलाब आता फिर भी है लेकिन वो आपके घर तबाह नहीं करना, उसमें इतनी पावर नहीं रह जाती, पावर उसकी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो यही वो कह रहे हैं कि अगर आप दरख्त काटेंगे तो फिर तो सैलाब, एनवायरनमेंट आपको पता है वैसे ही जिस जगह पे दरख्त लगे हों वहां पे 2-3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर वैसे ही कम होता है नॉर्मल से। तो कहता है टेम्परेचर का भी प्रॉब्लम है और ये सारी प्रॉब्लम उसने हमें बता दी। Opulent defended itself by claiming that its sources 55% of its wood from sustainable sources। sustainable sources का मतलब क्या? यही खुद से दरख्त लगाए, काटे, फिर दोबारा उनको लगाया, उगाया, फिर काटे, इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का वो साइकिल चला रहे हैं। इको एनवायरनमेंट अपना उन्होंने क्रिएट किया। 55% यानी जो वो दरख्त इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी इस्तेमाल करते हैं फर्नीचर बनाने में, वो अपने सोर्सेज से इस्तेमाल करते हैं। 45% वो कह रहा है जो भी मसला ना उसको भी हम हल कर रहे हैं, एमिंग टू रीच 80% इन द नेक्स्ट 5 ईयर। वो कह रहा है अगले 5 सालों में हम इसको 80% तक ले जाएंगे। 80% जो लकड़ी होगी वो हम अपने सोर्सेज से यूज कर रहे होंगे जिसका नेचर के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। It also referred to its heavy contribution towards forest management and reforestation। वो कहता है भाईजान हम जहाँ पे दरख्त काट रहे हैं ना नेचर कुदरती, वो मानते हैं
लेकिन साथ ही साथ हम कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, डोनेशन भी दे रहे हैं दरख्त लगाने के लिए ताकि वो रिप्लेस हो जाए। अमूमी तौर पे जो कंपनीज जिनका एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट होता है ना, उनको रोका नहीं जाता ऑपरेशंस करने से। जाहिर है कोई ना कोई जरूरी चीजें बता रहे हैं, लेकिन अर्थ को सिक्योर सेफ रखने के लिए ताकि हमारी आने आने वाली नस्लें भी इसमें अच्छे तरीके से रह सकें, क्या किया जाता है फिर? उन्हें कहा जाता है आप मेजर करें कितनी पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और उस कम से कम उसके इक्विवेलेंट आप जो फॉरेस्टेशन वगैरह है, दरख्त लगाने हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन करें, ट्री प्लांटेशन में कंट्रीब्यूशन करें। कंपनी ऐसे करती है वो हिसाब बराबर हो जाता है कि नेगेटिव भी इस तरफ से है लेकिन साथ पॉजिटिव एक्टिविटी भी चल रही है, सेटल हो जाती है। कंपनी यही क्लेम कर रही है। फिर इसके बाद क्या हुआ, यहां तक कहानी समझ आ गई। एक इशू हमारे सामने आया है कि दरख्त काट रहे हैं। कंपनी ने इस इशू को इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हम इसको इंप्रूव कर रहे हैं, 55% से 80% तक लेके जाएंगे अपने रिसोर्सेज को, और फिर हम साथ ही साथ फॉरेस्ट मैनेजमेंट और रीफॉरेस्टेशन के ऊपर भी मेहनत कर रहे हैं। ये भी अहम लफ्ज लग रहा है मुझे, एक पावरफुल किस्म का स्ट्रॉन्ग फ्रेज है। इसको भी मैं अपने सोल्यूशन में जो अल्फाज आपको अच्छे लगे ना केस स्टडी में अंडरलाइन करते थे, उन्हें अपनी केस स्टडी में यूज कीजिएगा। इससे पता चलता है हाँ केस को सॉल्व किया और अच्छे अल्फाज यूज किए। AIA आगे ब्रैकेट में उसे लिखना चाहिए था असिस्टेंट इंटरनल ऑडिटर, ये आगे लिखा हुआ है उसने, वैसे इधर भी लिख देता तो अच्छा था। AIA has recently joined the company as an assistant internal auditor। इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? कंपनी का एम्प्लॉय है जो चेकिंग वगैरह करता है कि कंपनी के ऑपरेशन सारे सही चल रहे हैं। एट ए वेरी हैंडसम सैलरी पैकेज, ओए होए अच्छा सैलरी पैकेज मिल गया उसे, 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ। अच्छा है कि नहीं अच्छा? ये अच्छा नहीं अच्छा अभी। She is assigned to verify the sourcing of wood used during the last 6 months। उसको ड्यूटी दी गई कि वो बताए कि जो वुड है उसका सोर्स कहां से है, कहां से जनरेट किया है, लकड़ी जो इस्तेमाल हो रही है कहां से आ रही है। She has found that the verification process regarding supplies of Forest Stewardship Council certified wood is not effective। वो कह रहा है कोई सर्टिफिकेट लेना होता होगा कि ये वुड जो है वो आप यूज कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो इफेक्टिव नहीं है। Most of the time the description on invoice for the wood is accepted as sufficient evidence of sustainable sourcing। यानी ये कोई काउंसिल होगी, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल जो ये बताती होगी कि क्या ये जो लकड़ी इस्तेमाल करी जा रही है वो अपने सोर्सेज से की जा रही है या जो नेचुरल ट्रीज जो है डिफॉरेस्टेशन हो रही है वहां से हो रही है। कंपनी कह रही है 55% मैं खुद से करते हूं, 45% नेचुरल। लेकिन उस 45% को काउंटर करने के लिए कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। भाई केस समझ रहे हैं? अब क्या हुआ, शी आल्सो नोटेड दैट, वो कह रही है कि भाई वो जो सर्टिफिकेट बनता है ना कि सोर्स क्या है इस वुड का, नेचुरल सोर्स है कि कौन रिसोर्स है, इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही सही तरीके से, बस जो इनवॉइस बनी होती है उसी को ठप्पा लगा के ओके कर दिया जाता है। She also noted that spending on forest management includes significant amounts for staff forest visits, which in her opinion are meant for sourcing wood rather than any sporting activities for forest management। ओ ये कहानी, वो कह रही है तो जो 55% हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो वेरिफिकेशन भी सही नहीं हो रही। ये 55% का कोई सही सबूत, पक्का सबूत नहीं है कि वाकई 55% ही सोर्स कर रहे हैं, क्योंकि जो इनवॉइस जनरेट होती है उसके ऊपर जो लिखा होता है उसी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, चेकिंग नहीं होती डिटेल में, ये समझ रहे हैं। और दूसरा वो जो कह रहे हैं वो एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं ना, वो कह रहे थे हम बजट बना रहे हैं हैवी कंट्रीब्यूशन, कह रहा है इससे स्टाफ को भेजते हैं जंगलों में। मकसद ये नहीं होता जंगलों में जाके वो दरख्त लगाएं, मकसद होता है दरख्त जंगलों में जाके देखे कौन से दरख्त कट सकते हैं। कहानी समझे, ट्विस्ट आ गया एकदम से। She also noted that spending on forest management includes significant amounts for staff forest visits, which in her opinion are meant for sourcing wood rather than any sportive activities for forest management। She has taken her concern to the CFO who has told her this is the way business is conducted in the industry। उन्होंने कहा बिजनेस ऐसे ही होता है। And asked her not to highlight these areas in her report। उन्होंने कहा आपका मकसद यही आपको भेजा इसलिए गया है आप चेक करें कि सोर्सिंग ठीक हो रही है कि नहीं हो रही, जो 55% हमने क्लेम किया है, लेकिन इसको आप रिपोर्ट में ना इंक्लूड करें। बिजनेस ऐसे ही होता है, ये वो कह रहा है। 2 days later the company offers her complete hardwood flooring along with
रोजवुड फर्नीचर फॉर हर अपार्टमेंट एट ए 50% डिस्काउंटेड प्राइस। कंपनी ने कहा तो है सारे घर के लिए फर्नीचर 50% डिस्काउंटेड प्राइस पे। शी सरप्राइज सिंस एज पर कंपनी पॉलिसी दिस इज ओनली ऑफर्ड आफ्टर वन हैज बीन एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 2 years। ये तो 2 साल के बाद मिलता है, मेरे को तो अभी मिला क्योंकि मैंने उसने रिसेंटली ज्वाइन किया ना, 2 साल तो नहीं ना हुए, रिसेंटली ज्वाइन किया है। और मिलता कब है? 2 years के बाद। उसको अभी मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? उसने अच्छा काम किया है, इस वजह से। अच्छा काम क्या किया? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। अप्लाई द अमेरिकन एसोसिएशन मॉडल। चलें जी, शुरू हो जाए। पहला क्या है स्टेप? समराइज द केस। मेरा भाई समराइज कर दे केस को, उर्दू में करते जाए, पॉइंट्स हमें पता चले क्या क्या। कंपनी डिफोरेस्टेशन कर रही है अपने ऑपरेशंस के लिए, लेकिन क्लेम कर रही है 55% सोर्सिंग होगी। इसकी वेरिफिकेशन करते हुए इनवॉइसिंग प्रोसेस भी ठीक नहीं है, पता चला है। और फिर उसके बाद फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है वो भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए नहीं है। इनवॉइसिंग भी ठीक नहीं है, कंट्रीब्यूशन भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए नहीं हो रही। और बल्कि एंड पे एक और चीज, वो हाँ 50% डिस्काउंट भी ऑफर किया जो कि कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है। केस समराइज हो गया। नेक्स्ट एथिकल इशू क्या है इसमें? नंबर 1 डिफॉरेस्टेशन बाय कंपनी, ये एथिकल इशू। एक और भी इशू है एथिकल, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे वो। 50% दूसरा बड़ा एथिकल इशू है, रिश्वत दी जा रही है। ठीक है, वो जो कंट्रीब्यूट नहीं ना कर रहे वो आप फॉरेस्ट प्रॉब्लम के साथ लिंक कर दें कि पहला एथिकल इशू क्या है? कंपनी ना तो कंपनी आप सोर्सेज की वेरिफिकेशन ठीक कर रही है कि सोर्स ऑफ वुड क्या है, और ना ही कंपनी वुड कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपरली अप्लाई कर रही है। इसको एक इशू बना ले। और दूसरा इशू क्या है कि उसको 50% डिस्काउंट ऑफर किया गया है जो कंपनी की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। 2 इशू हो गए, समराइज हो गया। एथिकल इशू, एथिकल इशू में दोनों इशू आ गए, रिश्वत वाला भी, वुड वाला भी। तीसरा स्टेप क्या था? नॉर्म्स। बताइए ना। अच्छा, यहां पे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम केस सॉल्व कर रहे हैं? पहले तो ये बताएं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी और पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से? एथिकल इशू कौन फेस कर रहा है? जो फेस कर रहा है उसी ने सारा सोचनी है ना। जो मसले में कौन है इस केस स्टडी में? जो सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए? ऑडिटर, शाबाश, असिस्टेंट इंटरनल ऑडिटर। अब बताइए, नॉर्म्स, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, असिस्टेंट इंटरनल ऑडिटर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम इंटेग्रिटी के साथ काम करें, शाबाश, और प्रोफेशनली बिहेव कर, ऑब्जेक्टिविटी के साथ इंडिपेंडेंट रहे, और जो मसाइल हैं वो रिपोर्ट करें ट्रूथफुली। यही नॉर्म्स होते हैं, सोसाइटी भी यही एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, यहां पे जो कि हमें कंपनी के ही पॉइंट अच्छे मिल गए तो सोसाइटी के डिस्कस करने की जरूरत नहीं। कंपनी क्या करती है? नॉर्म्स एक्सपेक्टेड क्या है इस असिस्टेंट इंटरनल ऑडिटर से? इंटेग्रिटी के साथ काम करे, ऑनेस्ट रहे, और ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट, किसी किस्म के प्रेशर में ना आए। 4th क्वेश्चन क्या था? अल्टरनेटिव एक्शन। क्या क्या अल्टरनेटिव एक्शन है? नंबर 1 सीईओ की बात मान ले और रिपोर्ट ना दे करे। नंबर 2 सीईओ की बात को रिजेक्ट कर दे, रिपोर्ट। मेजर इशू यही है 2। बाकी भी हो सकता है कि डिस्काउंट एक्सेप्ट करना है कर ले, या डिस्काउंट को रिजेक्ट कर ले, लेकिन मेन इशू क्या है? मान ले और इशू को रिपोर्ट ना करे। ये जो उसने इश्यूज आइडेंटिफाई किए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला भी और सोर्सिंग वाला भी, और यहां सीएफओ को रिजेक्ट कर दे बाद में। 5th क्या था? कॉन्सिक्वेंसेज यहां के वो हमने फिल्टर लगाना था, मैच करना है, अलाइन करना है, मैच करना है अपने एक्शन को। बताइए कौन से एक्शन मैच होते हैं प्रिंसिपल से? नहीं, आप पहले देख ले किस स्टेप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। 5वां स्टेप कौन सा है जो आप मुझे बताने जा रहे हैं? अलाइनमेंट बता रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं?
अलाइनमेंट। तो बताइए कौन कौन से वाला एक्शन अलाइन है? सीएफओ की बात नहीं माननी चाहिए और रिपोर्ट में इनको इंक्लूड करना चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा कौन सा है? हाँ, कंपनी के पॉलिसी को इंश्योर करते हुए, कंपनी के नॉर्म्स को इंश्योर करते हुए डिस्काउंट को एक्सेप्ट ना करे क्योंकि एलिजिबल नहीं है। ये दोगे। अब कॉन्सिक्वेंसेस बताएं क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ गुड के बताने हैं जो लाइन है उनके, या जो के बैड है उनके भी बताएं। अगर हम बात मान लेते हैं सीईओ की और इश्यू को रिपोर्ट नहीं करता एआईए, क्या फायदा होगा? नंबर 1, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। क्या? लो कॉस्ट के ऊपर फर्नीचर अवेलेबल होगा। नंबर 2, कंपनी के अंदर हो सकता है जॉब सिक्योरिटी, या यूं कह लीजिए कि मजीद सीएफओ हमें कोई कंपनसेट करते, लेकिन हमारा इमेज खराब होगा, रेपुटेशन खराब होगी लॉन्ग टर्म। ठीक है। और अगर हम रिजेक्ट कर देते हैं इसको, फिर क्या होगा? पर्सनल बेनिफिट नहीं मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी में भी थ्रेट होगा, सीएफओ नहीं निकाल सकता है, लेकिन हमारा रेपुटेशन, हमारा इमेज बढ़ेगा इस कंपनी में भी, और अगर हम किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं वहां पे भी। और लास्ट में एक फाइनल डिसीजन क्या करना है वो आपको पता ही है, वो तो हमें पहले स्टेप से ही पता था कि क्या करना है। क्या करना चाहिए? सीएफओ की ऑफर रिजेक्ट कर दें और रिपोर्ट वहां में अपने जो भी हमारे फैक्ट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको इंक्लूड करें। क्लियर जी? कुछ समझ आया? तो आपने नोट किया होगा, अगर सिर्फ हेडिंग याद हो जाए ना आपको, तो आप केस को सॉल्व कर सकते हैं। रिलेट, बाकी सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिलेट करने का काम है कि ये इंफॉर्मेशन इस जगह आएगी, ये इंफॉर्मेशन इस जगह आएगी। असल टकर 5 क्वेश्चन मॉडल में भी असल चीज क्या है? क्वेश्चंस आपको याद हो। अमेरिकन काउंटिंग सोशल मॉडल में भी असल चीज क्या है? 7 स्टेप्स याद हो। स्टेप कोई ऊपर नीचे हो जाए एग्जाम पॉइंट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है इसी तरतीब से करें। डन जी? कोई क्वेश्चन? हाँ, वो कुछ देखिए उसने कुछ अजीबोगरीब से भी बताए हुए एक्शंस जो कि मेरे ख्याल में इलॉजिकल है। जैसे उसने जो पॉसिबल एक्शंस है ना, उसमें एक एक्शन ये भी बताया हुआ है, एक था एक्सेप्ट कर ले ऑफर को, सीईओ की ऑफर को, सीएफओ और बोर्ड ना करे, लॉजिकल समझ आता है। दूसरा था रिजेक्ट कर दे और बोर्ड करे, दोनों लॉजिकल है, हमने दोनों डिस्कस किए हैं। तीसरा चौथा डिस्कस नहीं किया, किताब में तीसरा चौथा भी है, वो सुन ले। थर्ड, ऑफर को एक्सेप्ट ना करे और डिस्क्लोज भी ना करे। जो ये क्या हुआ है? गलत काम भी किया और फायदा भी नहीं लिया। समझ नहीं आती, ऐसे लॉजिकल नहीं है ना कि हाँ एक्शन है, लिख सकते हैं, लेकिन मुझे वो इलॉजिकल लगा, मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया कि हम फर्नीचर को एक्सेप्ट भी ना करें, ऑफर एक्सेप्ट भी ना करें और डिस्क्लोज भी ना करें। और फोर्थ क्या है? ऑफर एक्सेप्ट कर ले और डिस्क्लोज भी कर दे। इतने शातिर आप, फायदा भी ले लिया है, दुनिया भी साथ और आखिरत भी साथ। छोड़ेगा नहीं सीएफओ, या पैसे लेके काम नहीं करते, छोड़ेगा नहीं। मुझे ये दोनों एंड में, लेकिन 12 ऑप्शंस हैं, आपकी बात ठीक है, लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में इसमें ना मुझे टकर 5 क्वेश्चन मॉडल स्पेसिफिक है, अच्छा भी है, और वो उसमें प्रॉब्लम भी कोई नहीं। इसमें सिर्फ एग्जाम में एक प्रॉब्लम होगी, मुश्किल नहीं है। शुरू में ना एक नॉर्म्स वाले में आप फंसेंगे, नॉर्म्स क्या है वो बारे में सोचना पड़ेगा, और कुछ शायद आपको कुछ समराइज करने में प्रॉब्लम हो, थोड़ा लेंथी हो जाया करेगा। ये 1-2 प्रॉब्लम होगी, 2-3 क्वेश्चन करेंगे सॉल्व हो जाएगी। असल प्रॉब्लम इसको पता क्या है, जो एग्जाम तक रहेगी वो ये, मुझे रिस्क ये है कि आप इसको अटेम्प्ट करते करते टू मच टाइम इसके ऊपर लगा देंगे। इसमें बहुत ज्यादा मटेरियल रिक्वायर्ड है अगर ऑफिशियल तरीके से करें। तो आपने सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है, किसी भी आइटम लाइन को, किसी भी स्टेप को 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं जाने देना, 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं जाने देना। मुझे ये मसला है इसमें। टक्कर में टाइम आउट नहीं होगा, उसमें ज्यादा नहीं होता, उसमें स्पेसिफिक डिस्कशन है, इसमें डिस्कशन स्पेसिफिक, खासतौर पे समरी में टाइम लगता है। पहला स्टेप ना हो लिखना समरी, फिर भी ये क्वेश्चन मैनेजेबल हो जाएगा। समरी की वजह से टाइम ज्यादा लग जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का। क्लियर जी?
चलिए अब इसके कुछ होम असाइनमेंट में क्वेश्चन है वो भी आपने करने हैं। अच्छा अब अगर फर्ज कीजिए अगले कोई चंद दिन 2-3 दिन अगर हम बजटिंग का क्वेश्चन नहीं कर पाते, उसमें ना थोड़ा भागना पड़ता है, नहीं पड़ता, आपने डेली प्रैक्टिस जारी रखनी है। कोई दिन ऐसा नहीं, खुद से क्वेश्चन सेलेक्ट कर ले, कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें आपने बजटिंग का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस ना किया। कोई प्रॉब्लम आती है उसको अलग नोट कर लें, डिस्कस करें। कौन से वाला क्वेश्चन? अच्छा जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा ना उसमें कौन सी एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं हो रही। देखिए आपको इतना तो पता चल गया एडजस्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ एडजस्टमेंट इंटर रिलेटेड होती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट है। अगर कोई एक एडजस्टमेंट आप फंस भी गए ना, आपने बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें मुझे बता दीजिए क्वेश्चन 30 जो था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। हाँ यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं निकल रहे आपके, हाँ बस यूनिट्स प्रोड्यूस, हाँ ठीक है ये आइडेंटिफाई कर देते। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम? ठीक, प्राइस भी ठीक है जी, ये इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, कल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कल मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। लेकिन आपने खुद से डेली बजटिंग का कम से कम एक क्वेश्चन, और कोशिश करें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का भी एक क्वेश्चन डेली, क्योंकि जो मैनेजरियल पोर्शन है ना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, सॉरी टाइम नहीं लगता इसमें, आपका घंटे में मेरा ख्याल है लेक्चर तैयार हो जाता है घर जाके भी। तो कोशिश करें जब मैनेजरियल की असाइनमेंट कर लें, टाइम हो तो एक क्वेश्चन बजटिंग का, एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, आपकी पासिंग परसेंटेज को ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा अगर डेली इसकी प्रैक्टिस करते रहे। दोनों क्वेश्चन बढ़े, डेली इसकी आदत डाल दें, एग्जाम डे तक, एग्जाम डे तक आदत क्या, हर रोज बजटिंग का और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन एक एक करना है। या ऐसा करें 3 टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, हर रोज कोई से 2 क्वेश्चन करें इन तीनों में से, कभी एक कॉम्बिनेशन बना लिया कभी दूसरा बना लिया, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन बड़ी आसानी के साथ आपका पेपर निकल जाएगा अगर आपने इंशाल्लाह ये 3 प्रैक्टिस करते रहे। तो करेंगे प्रैक्टिस, एक दफा कर लिए दोबारा करें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये था जी महाराज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो? इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए आपने मुझसे 2 वो बजटिंग के वाले से पूछा, यूनिट्स वाला और प्राइस वाला, ये कल इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।